नमस्कार। मैं स्मरण भूमि रोहित शर्मा। कई दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है और तकनीकी कारणों से हम चीज़ों को रख नहीं पा रहे थे आपके साथ। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं अफजल, मोहम्मद अफजल जी, ये इंजीनियर हैं, जैसा मैंने बताया था पहले भी आपको। और यह भी काफ़ी बीमार थे, जिस कारण कि हम मध्य पूर्व में घट रही घटनाओं पर तफसील से चीज़ों को रख नहीं पा रहे थे। आज वो फिर हमारे साथ हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से मध्य पूर्व में गतिविधि चल रही है। रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान का बीच में संघर्ष चल रहा है, ये क्या है। और इसके साथ ही जो सीरिया में घटनाएं घटी है, तख्ता पलट हुआ है, हम उस पर भी उनसे तफसील से बात करेंगे। आइए सीधा उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या घटनाएं घट रही हैं। अफजल जी, आप तो मध्य पूर्व के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप वहाँ काम भी किए हैं, और आपका समर्थन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। हेलो, आप नमस्ते तमाम। लेकिन हमको जानना यह है कि मध्य पूर्व में जो घटनाएं घट रही है, खास करके लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है, ये समझौता क्या है और किस तरह से ये कार्य रूप में आ रहा है, तो बताएंगे दर्शकों को। देखिए, पूरा इतिहास तो जंग का जो अभी 1 साल से ऊपर का हो चुका है, वो तो पूरी दुनिया के सामने साथ है। अब इस जंग का जो रिजल्ट आया है, इसराइल बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है। इंटरनली तो वहाँ की जनता या वहाँ की आवाम चाहती है कि ये एक सरेंडर इसराइल कर जाए, लेकिन 2 कारणों से वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके पीछे जो महाशक्ति जिसके बेस के ऊपर इसराइल लड़ रहा है, वो है अमेरिका। तो अमेरिका का जो कमर्शियल इश्यूज जो है या जो बेनिफिट्स जिससे जो उसकी मेन अर्निंग है, जो उसके आय का तो स्रोत है, आमदनी का जो जरिया है, वो आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई करना बनाना होती है। एक तो वो ये कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इनकेस वो भी अगर सरेंडर करने के लिए कहे, तो इसराइल का अगर सरेंडर करता है तो इसराइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जो यहूदी कौम है उसको 1967 में यूएनओ के जरिए जो लैंड अलॉट है, या 1947 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, तो बहुत छोटा पोर्शन है। अब इनको आदत हो गई, 75 साल में उन्होंने मोर देन 90% ऐसे क्या था, जो पूरा इसराइल को जो कब्जा कर रखा है, ये सब इनके हाथ से निकल जाएगा। अब आई बात जो कंप्रोमाइज करने की या जो युद्ध विराम हुआ है, ये सिर्फ टेम्पोररी और एक धोखा है। इसमें कोई ऐसी मजबूती या कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और खास कर जो यहूदी कौम है, यानी जो इसराइलीज हैं, वो कभी भी अपने वादे पर, इनका इतिहास है कि कायम नहीं रहे। यही कारण है कि जर्मनी में भी उनके साथ बनी है, और बहुत सारे देश अगर इतिहास देखिए तो यहूदियों पर किसी देश ने, दुनिया के किसी देश ने उन पर विश्वास नहीं किया, और हर जगह से, हर देश से निकाले गए हैं। अफजल जी, एक चीज बताइए हमको। आप अभी एक इजराइल की तरफ से एक बयान आया था किसी बड़े अधिकारी का कि ग्रेटर इजराइल, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि पूरा पूरा मध्य एशिया जो है, मतलब यहाँ तक कि सऊदी अरब है या फिर ईरान, इजराइल, ईरान, इराक, जितना भी है सभी जो है ग्रेटर इजराइल में आएगा। तो इजराइल जब ग्रेटर इजराइल की बात करता है, तो मतलब पूरे मध्य पूर्व एशिया का जब पूरा इलाका है वो चाहता कब्जा करना। इसके बाद भी मध्य पूर्व में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या फिर जो कोई पीड़ित कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आपको सऊदी अरबिया की बात कर रहा हूँ और लोग देशों का, ये लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ? क्या वो इजराइल के ग्रेटर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ग्रेटर इसराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं भैया। पहली बात तो ये है कि उनके कभी वहाँ वो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा चैलेंजेस उनके सामने आएगा। पहले भी इसराइल से जंग हो चुकी है, तो 2 रोज, 4 रोज, 5 रोज में समाप्त हो गई। इस बीच में एक लॉन्गेस्ट वार हुआ था, हम जहाँ तक याद आ रहा है, 1967 में, जिसमें कैंप डेविड का एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बाद से ये लोग सब कोई कंफर्टेबल इजी थे। लेकिन इस बीच में इसराइल ने ये प्लानिंग कर रखी थी जो है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो ग्रेटर इसराइल बनाने की चर्चा बहुत ज़माने से है। ये बिफोर इस्लाम, माना इस्लामिक रूल्स या उसके पहले जितने भी थे, ये जो कह लीजिए कि पहली अनसाइंड कौम में यूज तो थी। ये तो हम इस्लामिक कंट्रीज और इस्लामिक रूल्स भी मतलब मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो अपने कैरियर और अपने कैरेक्टर और दुर्व्यवहार, सामाजिक दुर्व्यवहार के कारण और धोखाधड़ी के कारण
हर जगह से निकाले गए और हर जगह वे पराजित हुए, जिससे ये इनको हर ज़मीन को छोड़ना पड़ा। अगर धार्मिक दृष्टि से देखिए तो अगर कुरान है, हम लोग अहले इस्लाम जो है, हम लोग इस्लाम के मानने वाले यहूदियों को भी माने उनके पैगंबरों को भी इज्जत देते हैं, ईसाइयों को भी देते हैं, इस्लाम को तो देते ही देते हैं। तो एज ए इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से यहूदियों को हम लोग पहला जो कौम बनी इसराइल है उसको हम लोग अहमियत और इज्जत देते हैं। लेकिन उसकी वजह है कि इनके जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो उसको मोसेस भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे माने कोशिश की थी। जब फिरौन के स्लेवरी से इनको निकाला था तो बहुत सारे कमिटमेंट इनसे कराए थे फॉर गुड मोड ऑफ द लाइफ, फॉर गुड कंडक्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये उस कमिटमेंट पर तो ऑलरेडी फिरौन के जुल्म से ये बाहर तो ले आए मोसेस, लेकिन उसके बाद से खुद मोसेस को ही धोखा देना शुरू कर दिया गया। और तब उन्होंने मोसेस ने, मैं रिलीजियस इश्यूज पर मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर उनका जो क्रिएशन से यहाँ से हुआ है, तो जनाब वहाँ भी मोसेस को उन्होंने धोखा दिया, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम हम लोग मुसलमान आमतौर पर बोलते हैं, इंग्लिश में मोसेस बोलते हैं उनके। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने फिर मोसेस जो है का एक ये है कि कैरेक्टर था, ये कि खूबी थी, स्पिरिचुअल खूबी थी कि वो गॉड से बात करते। उन्होंने कहा कि तो मेरी कौम ऐसे कर रही है, हमने जो मांगा तुमने यहूदियों के लिए दिया, अल्लाह से ये बात हो रही। उनको कलीमुल्लाह भी बोलते हैं मोसेस को, जो है अरबी में जो है पुराने लफ्ज़ में। तो हमने तो काम, तो उन्होंने बोला ठीक है तुमने अपना काम कर दिया, हम तो उस पर कायम रहेंगे, तुमने जितना मांगा हमने यहूदियों को दे दिया। उसमें उनका जहन शादी भी शामिल था, जो इसलिए आज जहनी तौर पे वो ज़्यादा तेज़ हैं और कौमों से। लेकिन ये याद रखो, तुमको भी धोखा दिया और हमको भी दिया, धोखा दिया, इसलिए इनकी कभी ज़मीन अपनी नहीं होगी, एक बद्दुआ है उनकी जो है। तो हम लोग या इस्लाम मुस्लिम कंट्री सब इसी नज़रिए से उसको देखते हैं। बाकी जो रेस्ट आपने बोला कि ग्रेटर इसराइल की बात है, तो ग्रेटर इसराइल देखिए भी आने वाले वक्त में क्या होता है। उम्मीद तो नहीं कि ग्रेटर इसराइल बना पाएंगे ये जो है। भी आप देख रहे हैं कि यूएनओ ने या उसमें भी मोर देन 80% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जितने एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने फ़लस्तीन को अप्रूव कर दिया है दूसरा नेशन में, और पूरा वर्ल्ड इनके फेवर में अब नहीं रहा। अब जितना दिन तक अमेरिका कंटिन्यू करता है वो करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसराइल विल लूज हिज लैंड्स, अगर वो अपने स्टैंड पर, ऑनेस्ट फेयर स्टैंड पर अगर नहीं खड़ा उतरता है तो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आज भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं मध्य एशिया में जो इजराइल के साथ है, और तो गाजा पर जो हमला चल रहा लगातार ही रहा, युद्ध विराम के बावजूद लेबनान के बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया, हिजबुल्लाह वगैरह है, उसके बाद आए हैं। ईरान के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, इजराइल ने मार डाला। यहाँ तक कि पेजर जैसा मामूली सा एक डिवाइस है जिससे कम्युनिकेशन होता था, उसमें बम ब्लास्ट करके 3000 से अधिक लोगों को मार डाला गया या विकलांग कर दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, क्या रीजन है? देखिए, तो एक तो मेजर रीज़न जो कह लीजिए आप, जब इसराइल का क्रिएशन हुआ था तब कुछ अरबिक कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया था, जो कंसेंट दिया था, उसमें ईरान भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था। जितना दिया गया था ठीक है, इसराइल को हम सपोर्ट कमिट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्सपेंशन उन्होंने वार करके किया, तो उस टाइम से ही बोलते चले आ रहे हैं, जो PLO जो बना था उस टाइम से बोला जा रहा था कि आप खाली जगह जो है, जो इसराइल जो फ़िलिस्तीन का जो बोनाफाइड लैंड्स है उसको आप खाली कीजिए, आगे बढ़िए नहीं। ये होता रहा। इस बीच में उनके गुडविल से या तजारती के पैन से या टेक्नोलॉजी में तो एडवांस इसराइल था ही और अभी भी है। भले अब जो है उनका जितनी टेक्नोलॉजी है उसको स्मैश कर दिया हमास ने या हिजबुल्लाह ने, वो एक अलग की बात है। लेकिन इसके पहले तक तो वो वर्ल्ड के माने हुए टेक्नोलॉजिकल इसमें तो वो नंबर 1 पे था, इसमें तो दो राय नहीं है। अब उनके साथ देने का नहीं वजह कि एक तो अंडर हुआ एग्रीमेंट है, प्रेशर है, एग्रीमेंट प्रेशर है। दूसरी बात, दे नेवर एक्सपेक्टेड, वो कभी ये नहीं कहते कि ये वॉर इतना सीरियस और इतना हाइट पर चली जाएगी। तो अब वो असमंजस में है, शशोपंज में है कि एक्चुअली क्या किया जाए। और ऐसा नहीं कि वो साथ नहीं दे रहे हैं। सऊदी अरब तो फाइनेंशियली एड बैक से कर ही रहा है, और भी अदर कंट्रीज बैक से दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो डायरेक्ट फ्रंट पे आते हैं तो ये कंट्री टू कंट्री वार नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। हमास इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी कंट्री, हिजबुल्लाह ऑफ कोर्स लिटिल बिट है, लेकिन ये दोनों एक रेजिस्टेंस कम्युनिटी है, कंट्री नहीं है। इसीलिए अभी कंट्री कहीं साथ नहीं आई है। तो जब कंट्री वाइज वार होगा तो कंट्री वो भी आ सकते हैं दम खुलेआम करके जो है। मैं तो समझता हूँ कि यही सिचुएशन जो टेक्निकली है या पॉलिटिकली है वही है, और बहुत हद तक दुरुस्त भी है जो है।
अच्छा अफजल जी, बताइए हम कोई चीज़, लगातार इजराइल ने जो टारगेट किया है, हमास के बड़े लीडरों को टारगेट किया है, चाहे वो जो भी रहे हों, हनिया हनिया नसरुल्लाह या रहे हैं, या हाँ उन्होंने इजराइल आपको हाँ ईरान के भी बहुत सारे नेताओं को, यहाँ तक हाँ कि उसके जो प्रधान राष्ट्रपति जो भी हाँ थे, हाँ उनको ही हसन मार डाला। नसरुल्लाह जी, हाँ बिल्कुल, वो विमान में करके मार डाला गया है। हालांकि कैसे मरे हैं अभी तक कन्फ्यूजन में है, बट वो माना जा रहा है कि इजराइल के ही माध्यम से वो गिराया गया, उनको मारा गया है। आपको जो लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसके भी नेता हिजबुल्लाह का मारा गया है, हिजबुल्लाह को मार डाला गया है। उसके बाद सेकंड जो आने थे उसको ही मार दिया गया सनवार है। जो है सनवार लेकिन लेकिन जब इधर से अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह की तरफ से हो या हमास की तरफ से हो, तो उन्होंने सीधा सीधा नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन पहुंचाया, अटैक किया, लेकिन नेतन्याहू पर अटैक नहीं किया। ठीक है। तो क्या लगता है कि डरता है मध्य एशिया में जो हिजबुल्लाह है या हमास है नेतन्याहू पर हमला करने में? क्यों नहीं, अगर ये इसके नेताओं की हत्या कर रहा है तो ये भी उसके नेताओं की हत्या करे? क्या रीजन है? हमने आपको पहले भी बताया कि ये कंट्री वार नहीं हो रही, एक माने रिलीजियस रेजिस्टेंस पावर है हिजबुल्लाह और हमास से उन्होंने करके उसने एक चीज दिखाना चाहा कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं, जो अभी भी तुम बाज आ जाओ। इसराइल को कहा कि तुम बाज आ जाओ, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, जब तुम पहुंच सकते हो मेरे बड़े लीडर को तो हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन एक मौका दे रहा है, चूंकि एक पार्टी हो, ध्यान में रहे कि वो एक पार्टी है, एक पार्शियल पार्टी कह लीजिए, नॉट सेल्फ फुल फ्लेज गवर्नमेंट। तो जब फुल फ्लेज कंट्री रिप्रेजेंटेटिव होगा या होगा, और उसको भी देखना है कि उसके साथ कौन कौन खड़ा है, कितनी पावर से। अमेरिका से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई, वो तो डिक्लेयर्ड वे में अमेरिका ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ, आयरन वर्ड्स के साथ, जो है आयरन क्लर्ट के साथ हम आपके साथ हैं। यहाँ तो अभी किसी ने नहीं कहा है एक्सेप्ट सम रशा है थोड़ा, और ईरान है। उत्तर कोरिया भी बोला है। उत्तर कोरिया भी अब बोला है। तो उत्तर कोरिया को कोई उतना वाइड अपने कंट्री से बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है। यही वजह है कि उसने जो फौज भेजा, शायद बहुत अच्छे मैसिव क्वांटिटी में उसके फौज जो है उसको नुकसान पहुंचा है उत्तर कोरिया को। जो इसका बहुत कारण है कि वो अपने कंट्री से न कभी बाहर निकला, ना दूसरा लैंग्वेज जाना, न दूसरी चीज़ें देखा। तो जहाँ तक हमको रिपोर्ट मिली है कि उसकी फौज ने आते के बाद खाली सिर्फ यूट्यूब और वीडियो देखने में अपने आप को नहीं, ये अफवाह है, ये आई एम नॉट द आई विटनेस, रिपोर्टिंग आई है, आई एम नॉट द आई विटनेस। मैं इस पर कोई नहीं कर सकता हूँ, कंट्रोवर्सी नहीं बना सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा मैंने ये देखा। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन पहले के बनिस्बत अगर ये लोग भी अगर साथ हिजबुल्लाह को और ये हमास को ये 3-4 कंट्रीज न दिए रहती तो शायद ये स्टैंड नहीं करते जो। ये तो बात मानी हुई है, और यही वजह है कि अभी चल रहा है, साइलेंस वार चल रहा है। तो क्या लग रहा है, 1000 दिन से तो ऊपर हो गया वार का, क्या दिख रहा है आपको? ये युद्ध विराम कितना चलेगा लंबा, और कितना इसका भविष्य दिखेगा आपको? नहीं, भविष्य में बहुत लंबा नहीं दिख रहा है। देखिए अभी नई, जैसे कि नई गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, वो ट्रम्प की क्या पॉलिसी कहती है, लेकिन बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत 100% पॉजिटिव नहीं मानी जा सकती, इसलिए कि वो भी जो है ब्लाइंडली सपोर्टिंग टू द इसराइल। और कुछ जियोग्राफिकल रीजंस भी है कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसराइल के आसपास का इलाका जो है वो अमेरिका को चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो। अभी एक रिपोर्ट आ रही थी कि इराक ने अपने रीजन से अमेरिकी जो उसका अड्डा था उसको बाहर निकाल दिया है। सीरिया में क्या तख्ता पलट हो गया है? सीरिया में तख्ता पलट जो हुआ है अभी, और रूस ने जो बम गिराया वहां पर, सीरिया के 4000 से अधिक लोगों को मार डाला वहां पर, उसके जो विद्रोही गुट थे उसको, और विद्रोही गुट सत्ता पर आ गया है, सत्ता में थे राष्ट्रपति, वो पलायन भाग गए हैं देश छोड़ करके। ये क्या माजरा है? ये देखिए, ये वहाँ भी अगर गौर से देखिए तो शिया सुन्नियों का वार है, उसमें ईरान ने जिसका समर्थन किया है उसको रशिया ने पूरा समर्थन दिया है, और उसको समर्थन दिया है जो बोल्डली इन लोगों के साथ खड़ा रह सके, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, जो है दोनों खड़ा रहे। और अमेरिका के साथ माने उसके अपोजिशन में स्टेट और विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो अपना स्टेटमेंट दे सके। जैसा आपने कहा ना कि और कंट्री साथ नहीं हो रहा पा रहा है, उनके साथ पीछे वही है कि वो भी अमेरिकन लॉबीज में है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे और मैनी अदर्स जितने भी हैं, या यूएई हो। तो उस लॉबी से के खिलाफ बोल्ड होकर के अपना स्टेप ले सके, और पीछे में गवर्निंग रशिया और ईरान की है जो।
ये उनके उन्हीं के डायरेक्शंस पर सब काम हो रहा है, जो जैसे कि ये इसराइल अमेरिका के डायरेक्शन पर काम कर रहा है, जर्मनी के इस पर कर रहा है, इंग्लैंड के उस पर कर रहा है, जो 3-4 कंट्रीज जो इनका साथ दे रही है। तो ये लगातार ये जो मध्य पूर्व में चल रहा है, आपका कहना है कि रशिया का पॉइंट इन्फ्लुएंस है, उसका समर्थन है, उसके गाइडेंस पर ही सारा कुछ हो रहा है। रशिया और ईरान जो है, बिल्कुल। हाँ। तो अभी रशिया की जब बात आई है तो रशिया के साथ यूक्रेन के साथ में चल रहा है झंझट, पंगा चल रहा है। और ट्रंप ने कहा कि जब सत्ता में हम आएंगे तो युद्ध विराम करा देंगे 24 घंटे के अंदर, जो 20 जनवरी को सत्ता में प्रभावी होंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। इस बीच में जो बाइडेन ने नया फलसफा लगाया है और लॉन्ग डिस्टेंस जो गिराने में मिसाइल डाला है, इस जिक्र किया है, तो क्या, और जवाब में रशिया ने भी जो है एक गिराया उस पर है। तो क्या दिखता है, तृतीय विश्व युद्ध कितना नजदीक दिख रहा है आपको? देखिए एक बात है, माने इसमें आपको सुनकर या दर्शक लोग हैं वो सुनकर के उनको बात अजीब भी हो रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम, मैंने देखा है कि अरबिक मीडिया में उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मेरे आने के बाद युद्ध विराम होगा, पीस होगा वर्ल्ड में। उन्होंने पार्टिकुलर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं कहा है। जब अरबों से बात कर रहे हैं तो यूक्रेन से वहाँ बात करने को कोई रेफर करना कोई ये नहीं है, होगा, इंक्लूडेड होगा। लेकिन अरब में और यमनी से जब बात कर रहे हैं प्रेस रिपोर्ट के बीच में या लोगों से, और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो युद्ध विराम करूँगा, मैं वार नहीं चाहता। इसका मतलब है कि इसराइल और हमास और इसराइल और हिजबुल्लाह से भी जो वार हो रही है, लेबनान से हो रही, वो भी रुकेगी। और आपको जान के बड़ी थोड़ी खुशी भी होगी, थोड़ा सा ईर्ष्या भी हो सकता है कि मैंने इसी ग्राउंड पर डोनाल्ड ट्रंप का हमने इलेक्शन कैंपेन भी किया है स्टारलिंक टीवी से, ट्विटर पे जो है, और 3-4 लैंग्वेज में किया। 3-4 लैंग्वेज से मतलब उर्दू तो है, ये हिंदी है, इंग्लिश है, और लिटिल वर्ड्स ऑफ द अरबिक ऑल्सो हमने यूज किया है इन फेवर टू वोट टू द डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर विन करेगा तो सिर्फ मेरे साथ एक यही इशू है कि वो ही विल ब्रिंग द पीस इन द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2 कि ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, और इंडो अमेरिकन टाइज में नरेंद्र मोदी जी का वो प्रधानमंत्री जो है उनका एक साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन और ये होता जाए। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ डोनाल्ड ट्रंप ही विल डू इन फेवर टू द ह्यूमैनिटी एंड द पीस इन द वर्ल्ड। ये अभी तक की ये है, अब लेट इट गवर्नमेंट कम अप। मैं दर्शकों को बता दूं, अफजल जी इंजीनियर हैं, मध्यपुर में काम किए हैं, लेकिन ये भारत में भाजपा के नेता भी हैं, और भाजपा के नेता होने की वजह से इनका भाजपा के साथ बहुत घनिष्ठता रहा है, और काफ़ी मतलब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मेरा जवाब यहाँ सवाल ये रहेगा अफजल जी कि जब आप ट्रंप का सपोर्ट करते हैं, उनके कैंपेन में भी समर्थन दिए हैं, जैसे भाजपा भी किया है, बताते मेरे पास प्रूफ है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और तो 8-10 रोज किया है, एक न्यूज़ से नहीं किया है, 8 और उसमें बाय द वे आई एम श्योर कि एलन मस्क को यह बात की नोटिस है, इसलिए कि उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा था आई वांट टू लाइक टू सी दिस मैन, कि आप हमसे मिलिए। जस्ट माय रिप्लाइड हिम कि इज नॉट पॉसिबल टू विजिट अमेरिका एट द मोमेंट, कहाँ इंडिया और कहाँ अमेरिका। बिल्कुल, ये एक बात हुई है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अभी ट्रंप सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया धमकी भरा कि जो भी ब्रिक्स रुपीज मुद्रा की बात करेगा उसको 100% उस पर जो है पेनल्टी लगाएंगे हम, या उस पर रॉयल्टी लगाएंगे हम। तो मतलब भारत से एक्सपोर्ट अगर जाता है अमेरिका में, तो जो चीज़ 100 रुपये में मिलेगी तो वो 200 में मिलेगी वहाँ पर। तो आप एक तरफ ट्रंप का कैंपेन करते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं आपको, इंडिया को। तो क्या आप, मतलब मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, बीजेपी एज ए बीजेपी लीडर, क्या भारत और बीजेपी अलग अलग हैं? बीजेपी सपोर्ट करती है और ट्रंप भारत धमकी देते हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि भारत 2 हिस्से में है, एक भाजपा है और एक भारत अलग है? क्या ऐसा दिख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ट्रंप हैज नॉट ज्वाइंड हिज ऑफिस एट द मोमेंट, नॉन ऑफिशियल है वो, है, मानते हैं ना। जब वो चेयर पे आ जाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025, तब उनके स्टेटमेंट्स को वैलिडिटी दी जा सकती। नंबर 1, उनका ये कहना कि 100% हम टैक्स लगा देंगे,
कोई बात नहीं है, लेकिन जो ब्रिक्स की में कंट्री जो इंडिया ने ज्वाइन किया है, इंडिया इज द मेजर पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स जो है, वो उसमें इंडिया में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको झेल लेगा, उसको संभाल लेगा जो है, और ट्रंप को भी अपने फेवर में ले आएगा। तो क्या दैट आई एम श्योर कि मोदी जी विल डू इट एंड इज कॉम्पिटेंट। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है ये 2 नाव की सवारी करने में माहिर पर्सन है? नहीं, दो माहिर नहीं, संभाल सकते हैं, बेहतरीन, माने जो कह लीजिए आप, कंट्रोलिंग जो कह लीजिए, दे कैन डू इट। ही इज अ कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये नहीं लगता है कि ट्रंप जो है की धमकी से डर करके भाजपा जो है या मोदी जी जो है ब्रिक्स छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मैं एग्रीमेंट्स में है, अगर छोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल जाएगा जो है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा दिमाग जो सियासी दिमाग कहता है, और वो ऐसा भी नहीं कि छोड़ेंगे, वो देखिएगा अमेरिका को अपने ही इस पास ले आएंगे जो है। हाँ, अब हम भारत थोड़ा आते हैं। भारत में आज से 4-5 महीना पहले एक घटना हुई थी भारत के पड़ोस में, बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया था। शेख हसीना जो है भाग करके भारत में आ गई और भारत में ही है वो। अभी बांग्लादेश में से खबरें लगातार आ रही है कि वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। भारत में भी अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। तो आप अफजल जी बताइए मुझे, आप एक बीजेपी के नेता भी हैं, आप जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की बात आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है? फिर मैं आता हूँ भारत के बारे में। अरे आपने तो इंटरव्यू लेते लेते महाराज, आपने पश्चिम से हमको सीधे पूरब भेज दिया जो है। अब आप सोचिए। जी हाँ, सारा चीज जुड़ा हुआ है। अब हम कितने तरीके से अपने माइंड को हम डाइवर्ट करें पश्चिम से पूरब। ये तो ईस्ट एंड वेस्ट जो वो है ना, पूर्व पश्चिम फिल्म देखना चूंकि देखा हुआ है मनोज कुमार की और सारा भानु की, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको अकोमोडेट करने की। देखिए अभी जो भी हो बांग्लादेश में हुआ है, किसी पर भी कहेंगे, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, या पाकिस्तान हो, या कोई एनी अदर कंट्रीज, जहाँ भी अगर हुकूमत के रहते हुए आवाम पर जुल्म होता है वो तो गलत ही है जो है। और ख़ासकर इस टारगेट को बना लेना जो है, चाहे कहीं भी हो, हम इसको टोटली कंडेम्ड करते हैं और कहीं के लिए भी अच्छी बात नहीं है जो है। अब रही बात बांग्लादेश में भी जो रिएक्शंस हो रहा है, मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि इंडिया में भी जो कुछ हुआ है, जो भी हो, छोटी बुद्धिया मंद बुद्धि के लोगों ने जो ऐसा काम कर रखा है कि अल्पसंख्यकों पर जो आए दिन कुछ न कुछ छटपट होता है। यहाँ तो खैर राजनीतिक ये है, वोट लेने की बात है, वहाँ वो वोट लेने की माने इश्यूज नहीं है, वहाँ जेलसी है। दोनों में फर्क है। देखिए वहाँ जो वायलेंस हो रहा है वो माने बदले की भावना से हो रहा है, यहाँ तो पॉलिटिक्स, इंडिया में तो पॉलिटिक्स जस्ट टू गैदरिंग द वोट्स। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जी, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले की बातें आ रही है उसमें 2 डाइवर्जन है। पहला है कि वहाँ पॉलिटिकल अटैक हो रहा है, शेख हसीना की पार्टी के साथ है भारत में, जो मतलब चूंकि भारत के साथ जुड़ी हुई रही है और इनका पूरा भारत साथ लगाव रहा है, तो जो कोई वहाँ पर हिंदू समुदाय, भाजपा के मतलब हिंदू समुदाय शेख हसीना की पार्टी के साथ में है, तो उन पर पॉलिटिकल तरीके से उस पर हमला हो रहा है। उसमें मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, उसमें हिंदू भी मारे जा रहे हैं, पिटा रहे हैं। इसमें कम्युनल चीज नहीं है। दूसरा एंगल है कम्युनल, जो सांप्रदायिकता बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्टें आ रही है उसमें कम्युनल एंगल कम है। कहीं इक्का दुक्का हो सकता है कि ये हिंदू है इसको मारो या पीटो, इस टाइप से हो सकता है, लेकिन जो भी अगर हिंदू पर किसी पर हमला हुआ है तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल अटैक है। इसमें जितनी पिटाई मुसलमान की हो रही है वहां पर, जितनी पिटाई उतनी ही पिटाई आपको हिंदुओं की हो रही है जो शेख हसीना पार्टी के साथ में है। ये पॉलिटिकल अटैक है, नॉट ए कम्युनल अटैक। बट भारत में जो कुछ हो रहा है वो कम्युनल अटैक है। आज तक किसी ने भी नहीं किया है कि मतलब आप फल्ला पार्टी से जुड़े हुए इसलिए पीट रहे हैं आपको हम। यह इसलिए पिटाई होती है क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए पीट रहे हैं, क्योंकि आप सिख हैं इसलिए पीट रहे हैं आपको हमें, क्योंकि आप बौद्ध हैं इसलिए पीट रहे हैं आपको हमें। एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पिटाई होती है। चाहे आप हिंदुओं में ही जो निचले कास्ट के लोग आते हैं, दलित जाति के लोग आते हैं, उनकी पिटाई इसलिए नहीं होती कि आप फल्ला पार्टी से जुड़े हुए इसलिए पीट रहे हैं आपको हमें, बल्कि उनकी पिटाई इसलिए होती है या उनकी हत्या भी होती है इसलिए होती है कि आप दलित कास्ट के हैं इसलिए आपकी हत्या करेंगे, आप दलित कास्ट के हैं इसलिए आपकी मूछें उखाड़ लेंगे। आप इस तरह सवाल यहाँ हो रहा है। ये बड़ा फर्क है। चाहे आप यहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, चूंकि हम भारत पहुंच गए हैं तो हम अभी जस्ट एक डिसीजन की तरफ आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने के जज जो चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट, उन्होंने एक फैसला दिया था जो एक पुराना कानून था उसके लिए कि हाँ 1991 का कानून था, रिलीजियस लॉज जो है, बिल्कुल। तो उसमें था कि खुदाई कर ली जाए, क्या दिक्कत है। तो खुदाई कर ली जाए, क्या दिक्कत है, इसका परिणाम ये आया, सब विस्तारित रूप में हुआ कि आपको संबल घटना हो गई। सवाल यहाँ भी उठ रहा है, जब खुदाई कर ले क्या दिक्कत है आपको, आप नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सवाल तो ये भी हो सकता है अफजल जी, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही मंदिर हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की खुदाई क्यों नहीं की जाए? आप हमसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की खुदाई क्यों नहीं की? देखिए ऐसा कीजिए, जब से ये संसार बना है उससे लेके आज तक मान के चलिए 8-10 हज़ार साल, तो जमीन खोदिएगा तो कुछ ना कुछ किसी न किसी दूसरी कौम की यादगार आपको मिलेगी, जैसे सिंधु या रोमन, बिल्कुल हाँ, या रोमन, या आप इजिप्ट में चले जाइएगा तो फिर हाँ पाना, ऐसा बहुत सारा मिला आप खोजिएगा तो मिलता रहेगा। तो ये एक समझिए, तो जिसने भी कहा हो, हम तो उसको छोटे दिमाग की ही बात कहूँगा, या हो सकता है कि वो यहाँ के अवाम की कुछ आजमाइश करना चाह रहा है, टेस्टिंग इसमें, प्रयोगशाला इसमें। दूसरी बात है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा है ये जो मारपीट और दंगा ये सब करने के बाद बीजेपी के इसमें हाथ कहीं पर नहीं है जो है। नहीं, बीजेपी का हाथ है और अच्छी तरह हाथ है, मुझे पता है। आप बचाव कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रेस नहीं करूंगा। मुझे आप ये बताइए, कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जब आते हैं हमें, तो अभी एक वीडियो बहुत अच्छा वायरल हुआ था जिसमें कि कनाडा में बैठा हुआ हिंदू कौम के जो लोग थे वहां पर एक रैली निकाल रहे थे, और रैली में कह रहे थे कि अंग्रेजों कनाडा छोड़ो, कनाडा में हिंदुओं का नेटिव कंट्री है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये सब पॉलिटिकली एक्सप्लोशन है जो है, अपने इसके, इसलिए कुछ चीज़ें हिंदूज के खिलाफ हुई हैं अभी, जो सरदारों सिखों का लेकर के जो कुछ वहाँ घटना घटी थी, और चूँकि टोरंटो से और इंडिया से थोड़ा बहुत इतना अच्छा कोलैबोरेशन तो नहीं है जिसका वो रिफ्लेक्शन है जो है। अदरवाइज कहाँ कनाडा कहाँ इंडिया जो है। तो वहाँ एक मास को प्लीज करने के लिए दूसरे मास ने ये रिएक्शन हुआ है। अदरवाइज कनाडा तो बिल्कुल अमेरिका का बॉर्डर इलाका है, उसी कंट्री है। लेकिन वहाँ तो आपका संघ जो है पहुंचा हुआ है, वही सुना जा रहा है कि वही वहाँ पर 3-5 हो सकता है, कोई ना कोई तो है ही यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, कोई इस कम्युनिटी का तो है ही। उसमें का सिर्फ वहाँ तक क्या है, संघ तो अमेरिका में भी है, ऐसा थोड़ी है। संघ तो सऊदी अरब और इसमें भी है। तो मुझे इसमें आई एम वेल श्योर कि उन्होंने जो क्लेरिफाई कर रखा है, दुनिया के हर कोने में अपने रिप्रेजेंटेटिव को रख रखा है। आज आप देखिए ना भाई, सपोज इंडिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्री में 85 लाख हिंदूज हैं जो है, दे मोस्टली बिलोंग्स टू द आरएसएस, खास के हाई लेवल पे जो है। लेकिन बहुत ही वो वफादार हैं उस मुल्क के इसमें। लेकिन उनको जो इन्फॉर्मेशन या जो मटेरियल्स चाहिए वो इंडिया के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और अरबों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बोलते हैं या अल्लाह सिर, या अल्लाह तुम कमाओ और खाओ। इसलिए कि वो अरब जो हैं वो इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक या इतना पॉलिटिकल इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, और ना ही कभी उन्होंने कभी कॉमनल को ऐसी बात रेज की कि तुम हिंदू हो तो तुम मुसलमान हो जाओ, या अल्लाह अकबर बोलो वगैरह वगैरह। मैं तो 10 साल 12 साल वहाँ नौकरी कर चुका हूँ, मैंने तो देखा हूँ कि बल्कि कई जगह तो प्रेफरेंस वो तो मंदिर भी बनाया वहाँ पर, मंदिर भी बनाया है। और इवन कॉमन बिहेवियर में भी, आप जनरल डीलिंग में भी, सोशल डीलिंग्स में भी वो बताते, वो हिंदू मुसलमान का कोई भी फर्क नहीं समझते हैं। क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन हिंदू के साथ भी था, पाकिस्तानी के साथ भी था, और अरबों के साथ भी था। अरब तो मैं इतना अच्छा बोलता था कि बल्कि कई लोग इंडियंस की तरफ से मैं एडवोकेसी करके मैं कितने लोगों को टर्मिनेट होने से और नौकरी से खारिज करने से मैंने कम से कम तो 100-200 इंडियन्स को बचाया। उसमें 90% सब हिंदूज ही थे, लेकिन जुबान को न समझने की वजह कर उन पर एक्शन हो गया था। मैंने नहीं, भाजपा पर जो सवाल उठ रहा है ये कि संघ जहां जहां दुनिया में जा रहा है, वहां पर जो है एक कम्युनल अटैक कर रहा है उस कंट्री में भी। अमेरिका में भी कुछ दिन पहले इसी तरह का सवाल उठा था, कनाडा में भी उठा। आपको कई जगह आज तो खबर आ रही थी कल की, मतलब इंग्लैंड के राजा ने दो भारतीय अधिकारी को निकाल भगा दिया वहां से। तो इस सब चीजें आ रही है, इस सब चीज को कितना बचाव कर पाएंगे आप? देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कि हमारे चाहने वाले कहाँ हैं।
ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हमारे चाहने वाले या मेरी फिलोसफी को मानने वाले कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि एक बहुत पुरानी कौम तो हिंदुइज्म तो है ही, तो वो ये चाहता है कि थोड़ा मेरा भी एक आइडेंटिटी बना रहे। ये तो मान के चलिए कि इंडिया की आइडेंटिटी अभी से 10 साल 15 साल 20 साल में हाईलाइट हुई है, और एक लीडिंग पोर्शन में खास करके जो है लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री ने या ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया या पिछली गवर्नमेंट ने भी किया गया। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं हो पाया जो इन दिनों में हुआ। खास के इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो मार्केट के साथ साथ अपना एक वर्चस्व जो कह लीजिए अपने रिलीजियस फिलोसफी पे भी वो टेस्ट करना चाहते हैं। कहाँ कहाँ हमारा समर्थक लोग हैं? समर्थक हो सकता है मेरी पॉलिसी को कौन कौन ये कर सकता है। आप पॉलिसी की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि भारत की आबादी दुनिया में टक्कर ले रही है चाइना से, और लगता है कि उससे भी अधिक हो गया होगा। ऐसे माहौल में जब मोहन भागवत ये बयान देते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, क्या देखते हैं इसमें आप? मुस्कुराइए मत, जवाब दीजिए। ए भैया, आबादी पर तो मुस्कुराने की बात है ना, बगैर मुस्कुराए हुए आबादी थोड़ी बढ़ती है। जो है बगैर मुस्कुराए हुए तो आबादी नहीं बढ़ेगी। आप नहीं यकीन है तो आप देखिए यूपी असेंबली में बड़ा अच्छा इसी टाइप का हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री ने कुछ क्वेश्चन कर दिया था अखिलेश यादव से, जो है तो बोले कि जब परिवार और संस्कार की बात याद ही आ गई, जब आप चाहते हैं तो लीजिए सुनिए, हमारे पर क्यों हंस रहे। वहां भी वही हंसी के पात्र बने, और मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को चुपचाप हम उनको भी हंसी पे बात रुक जाना पड़ा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं ये हास्यास्पद चीज है जिस पर हंसा जा सकता है, कुछ सा व्यापारिक उपयोग नहीं है? कहने का एक बड़ी हमको एक गाना याद आ रहा है, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं, इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। आप तो अच्छे शायर भी निकले। नहीं, एक फिल्म का गाना है ये। नजरों पे लगी है पाबंदी और दीदार की बातें करते हैं, तो सिर्फ कह देने से नहीं होता है, उसके लिए तो रखते जो समाधान और है वो करना होगा। और कहने वाले को तो कहने की अपोजिशन को मौका मिल जाएगा कि पहले शुरुआत आप अपने से कीजिए, शुरुआत अपने से कीजिए। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं जिसके पास ना बीवी है ना बच्चा है, और बीवी बच्चे पालेगा क्या इल्म होता है, ये जिसके पास बीवी बच्चा है वही जानता है। मैं बताना चाहूंगा इस मामले में तकलीफ हुई होगी, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था बहुत पहले, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर बेटा मर जाता है तो बाप साल भर में चीज़ों को भूल जाता है। मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका बेटा मर जाता है अपने बेटा को जीवन भर नहीं भूलता, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उस अपने मरे हुए बेटे को याद करता है। और यह बात आपके मुंह से कतई शोभा नहीं देता कि वह बोले कि जिसका बेटा मर जाता है वो साल भर में अपने बेटे को भूल जाता है। ऐसा कतई नहीं होता। वह बाप पूरी जिंदगी अंतिम सांस तक अपने बेटे को याद रखता है, याद करता है, और उनका नाम लेते लेते ही वो दम भी तोड़ देता है। ये सच्चाई है एक बाप का अपने बेटे के साथ लगाव का। यह बात वह नहीं बताएंगे, जान सकते हैं जिसको कि बेटा नहीं है, जिसको कि समाज से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल अफजल जी संविदा चाहेंगे, और इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको देखें। हालांकि भाजपा के नेता है, अपनी चीज़ों को उससे तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, जिसे भाजपा का लक्षण है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम टेक्निकल कमजोरी से गुजर रहे हैं। हमारी चूँकि अर्थ व्यवस्थाएँ भी बहुत सीमित रहती है, अपने सीमित दायरे में ही काम करना पड़ता है, जिस कारण कभी कभी हम आप लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाते हैं तकनीकी कारणों से। लेकिन हम चाहेंगे कि अपनी इस इंटरव्यू को अब से कंटिन्यू करें और तकरीबन अपनी बातों को अक्सर आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।